नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम पुनः चुनावी चर्चा करेंगे और चुनावी चर्चा इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि साहब पहले राउंड के कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। तो पहले राउंड के कैंडिडेट फाइनल होने के बाद आज हम ओंकार चौधरी जी से और अभिषेक तिवारी जी से चर्चा करेंगे कि अब हम चुनाव को 102 सीटें जो फाइनल हो गई हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेंगे और फिर जनरल बात तो करेंगे ही करेंगे। तो साहब इसमें जो है पहले राउंड में ये मैं देख रहा हूँ, ये जो मेरे सामने ये खुला हुआ है स्क्रीन पर, केवल एक स्टेट ऐसा है जो पूरा का पूरा चुनाव में जा रहा है और उसका नाम है तमिलनाडु। उसके अलावा बाकी बहुत सारे स्टेट्स और जा रहे हैं। वैसे अरुणाचल प्रदेश को भी आप कह सकते हैं कि पूरा चुनाव में जा रहा है, छोटा स्टेट है, उसकी दोनों सीटें चुनाव में जा रही हैं। बाकी 5 सीट असम की, 4 बिहार की, 1 छत्तीसगढ़ की, बस्तर, और 6 मध्य प्रदेश की, 5 महाराष्ट्र की, मणिपुर की दोनों, मेघालय की दोनों, मिजोरम की एक अकेली है वो, नागालैंड की एक अकेली है वो, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, पूरा तमिलनाडु यानी 39 की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जा रही हैं, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान 1 सीट है वो, जम्मू कश्मीर में 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 ही सीट है वो जा रही है, और पांडिचेरी की 1 सीट, यानी कि टोटल 102। तो आराम करते, बिहार के एक्सपर्ट से ही आराम कर लेते क्यों साहब? जी सर, इसमें लेकिन आपने कर्नाटक की नहीं कर्नाटक फर्स्ट राउंड में नहीं है क्या? कर्नाटका की आपने सीटें नहीं बताई। कई सीटों पे तो फाइट है। मैं बता देता तो हूँ कौन-कौन सी कर्नाटका तो सीट। फर्स्ट राउंड में है ही नहीं भाई। हाँ, फर्स्ट राउंड में नहीं है। तो अभी तो हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड में सर देखिए बिहार को लेकर के जो बात है, आपने जो पूछा कि बिहार में तो आपके बिहार में ये इधर क्या बोलते हैं इसको, 4 सीटों पे साउथ है। वेस्ट बिहार की 4 सीटें जा रही हैं। औरंगाबाद है, नवादा है, जमुई है और गया है। और ये चारों एनडीए के खाते में मेरे दृष्टिकोण में जा रही है विदाउट एनी फाइट। कोई बहुत इसमें चुनाव का जिसको कहते हैं ना, इनफैक्ट बिहार में इन सीटों पे महागठबंधन इतना हताश है कि प्रॉपर ढंग से चुनाव प्रचार तक नहीं कर रहा है। बीच में से राहुल गांधी तो विलुप्त ही हो गए हैं, बिहार में नजर भी नहीं आ रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि तेजस्वी यादव भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। कैंडिडेट अपने घूम रहे हैं, उनके लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये जो साइन है ये लोकतंत्र के लिए मतलब हताशा वाला है या मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं शायद लाइफ में पहली बार इस प्रकार का चुनाव देख रहा हूं। लोग कहेंगे कि 2014 2019 में भी ऐसा माहौल था, नहीं। देखिए बीजेपी सीटें जीती बात और है, पर वन साइडेड नहीं लग रहा था, नीरस नहीं लग रहा था। होली के पहले ही चुनाव शुरू हो चुका था और चुनाव को लेकर के सारे पॉलिटिकल पंडित, राजनीतिक विश्लेषक सब एक्टिव नजर आते थे और बातें होती थी कि कहां-कहां फंस सकता है। अब सोचिए बिहार में 39 सीट जीती, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बिहार में फाइट हुई थी इलेक्शन में। इस बार ये नजर नहीं आ रहा है। अभी तक कैंपेन बीजेपी और एनडीए ने तो शुरू किया। गया में सम्राट चौधरी गए, चिराग पासवान गए, फिर अगले दिन फोटो आई क्योंकि जदयू को आवश्यकता है इन सीटों में बीजेपी के और चिराग पासवान के प्रचार प्रसार की। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो फोटोग्राफ्स बाहर निकली गले मिलते हुए, और एक प्रकार से उसके बाद जिस प्रकार से नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों चुनावी मूड में निकले, वो फोर्स जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं है। अभी तो कांग्रेस
इसी पे कश्मकश में यार हमको 9 सीट मिली, 8 सीट मिली, मेरे मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, भागलपुर मेरे झोली में डाल दी, वो तो बेकार ही है। अजय मंडल के अगेंस्ट में खड़ा किसको करे? पप्पू यादव अलग रो रहे हैं कि मेरा राजनीतिक कैरियर तबाह कर लिया लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे के भविष्य के लिए। तो बिहार जिस दिशा में जा रहा है, ये बड़ा राजनीतिक रूप से तो खराब है ही, लेकिन बिहार के लिए भी बहुत बुरा है। मेरा मानना है कि ठीक है, कोई पार्टी जीते, कोई हारे, लेकिन कम से कम चुनाव प्रॉपर हो, लगे कि चुनाव लड़ रहा है। शायद इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो नरेंद्र मोदी ने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया कि हम 400 सीट जीत रहे हैं। तो पहले कांग्रेस और इंडिया अलायंस कहता था कि नहीं हम बीजेपी को 272 के नीचे रखेंगे। फिर उन्होंने अपना गोल पोस्ट बदल दिया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे कैसे, बीजेपी अकेले 330 सीट के ऊपर 350 सीट जीत जाएगी। हम बीजेपी को 303 से ऊपर नहीं जाने देंगे। वैसे तो ज्यादातर लोग तो ये बात रहे कि नहीं, हम 400 नहीं जीतने देंगे, कुछ भी हो हाँ। जाए, 400 नहीं जीतने देंगे। और उसी में जब मान लीजिए अगर बीजेपी 390 पे रह गई, तो हम हेडलाइन चलाएंगे कि बीजेपी फेल्स टू अचीव इट्स टारगेट, राहुल गांधी जिंदाबाद, मॉरल विक्ट्री। भले राहुल गांधी 40 के नीचे चले जाए, वो बात अलग है। नहीं, वो तो शर्तिया जा रहे हैं सर। मुझे तो दुख हो रहा है कांग्रेस के लिए। बिहार में देखिए, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, सब जानते हैं, ये ठीक है, लेकिन इस प्रकार से जो सीट का बंटवारा किया है लालू प्रसाद यादव ने, ये तो औकात दिखाने वाली बात हो गई। और लेफ्ट को 5 सीटें दी है सर। मतलब भाकपा माले सब प्रसन्न है, बोला वाह 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 वाह, हमारा तो भाग्य खुल गया। हालांकि वो भी कोई सीट नहीं जीत रही है, बात और है, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो वहां पर उनको सीटें मिली जहां पर वो मजबूत थे, और कांग्रेस को जो सीटें मिली है वहां पे है ही नहीं। अब भागलपुर में कांग्रेस क्या करेगी? किशनगंज है ना। अब ये तो मोरल विक्ट्री वाली बात होगी कि चलो एक किशनगंज ले लो। किशनगंज है, कटिहार है, देखिए भागलपुर है, और पटना साहिब जैसी इंपॉर्टेंट सीट दी है। पटना साहिब सर, पटना साहिब में भी अगर आप फाइट हो जाए तो मतलब इस पूरे पटना के कायस्थ जो है वो गंगा नहा लेंगे। सिर्फ कायस्थ का वोट निर्णय कर देता है कि पटना साहिब में कौन जीतेगा, और इसीलिए दोनों तरफ से प्रयास होता है कि चलो कम से कम कायस्थ ही। पहली बार बिहार में कहीं ऐसी जाति समीकरण की दिखती है कि वहां से दोनों कैंडिडेट प्रयास किए जाएंगे कि कायस्थ खड़ा हो जाए। लेकिन कायस्थों का ये है कि भाई वो तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। उन्होंने तो मान लिया, उन्होंने तो शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर ही कह दिया। उन्होंने कह दिया था कि तुम तो अंगूर से टूटे हुए गुच्छे हो। वो खुद बेचारे वो बंगाल फिर रहे हैं। टूटे हुए गुच्छे, क्या बात है। मतलब गुच्छे से टूटे हुए अंगूर हो, गलती से वो निकल गया। लेकिन कहने का ये मतलब है कि भाई तुम टूट गए, उस गुच्छे में के हिस्से नहीं हो, ये कहने का मतलब था। और वो चित्रगुप्त पूजा होता है बिहार में, उसी में वो गए हुए थे। और वो मेरे आंखों के सामने की बात है कि जिस प्रकार से उनको उनके समाज के लोगों ने बेइज्जत करके बाहर निकाला उस पूजा स्थल से, वो कम से कम बिहारी बाबू या सुपरस्टार या स्टारडम वाली बात नहीं है। अब ठीक है, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं आसनसोल से, वहां बीजेपी अभी तक कैंडिडेट देने में कामयाब नहीं हुई है, वो भी कंफ्यूज है बीजेपी इसको लेकर के। उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो लबोल हुआ अब ये है कि भाई किसी भी तरह से बिहार में तो कम से कम अभी तक चुनाव शुरू नहीं हुआ है। अब देखना है कि क्या पश्चिमी यूपी में चुनाव शुरू हुआ है कि नहीं, वो तो ओंकार सर बताएं। पश्चिमी यूपी तो हम पश्चिमी यूपी की बात करेंगे तो पश्चिमी यूपी पे हम ओंकार जी के पास जाएंगे। पहले पश्चिमी यूपी पे ओंकार जी, पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड मिला के 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं पहले राउंड में। और अभी हम आपके पास वापस आएंगे क्योंकि बिहार का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में बातचीत करनी है। जी जी। तो पश्चिमी यूपी में 8 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। अब जो बिसात है वो बिस चुकी है। इसमें कहीं पर आपको तगड़ी फाइट कहाँ दिख रही है कि तगड़ी फाइट होगी? देखिए, हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो सीटें हैं ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं संजय जी, और जो अगला चरण होगा उसमें भी कई सीट जो है वो
मुस्लिम बाहुल्य रहने वाली हैं। थोड़े थोड़े समीकरण बदले हैं, जैसे जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज ही राष्ट्रपति भवन में कर्पूरी ठाकुर साहब को, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को और स्वामीनाथन को, 4 को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। तो जयंत चौधरी आज रेड कारपेट पे दिखाई दिए राष्ट्रपति भवन में। तो इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी ने भी देखा ही होगा और जाहिर है इसको लेकर के काफ़ी एकजुटता भी है, प्रसन्नता भी है और जो एक बनावटी मोदी जी के खिलाफ इस कम्युनिटी में कभी-कभी कुछ लोग वोकल दिखाई देते थे, वो अब माइल्ड हो गए। माइल्ड क्या हो गए, खत्म ही हो गया विरोध। तो एक तरीके से अब तो मोदी जी की वाहवाही हो रही है। और अगर हम देखें तो केवल 2 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी लड़ रही है, एक बिजनौर और एक बागपत। और दोनों ही सीटों पर उन्होंने बहुत टैक्टफुली कैंडिडेट खड़े किए हैं। अपने खानदान से, अपने परिवार से किसी को इस बार उतारने का लालच उन्होंने नहीं दिखाया है और थोड़ा सा समझदारी दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पिछला चुनाव हुआ था उसका जो गठबंधन था वो अब नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब कांग्रेस के साथ है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी का कुछ खास है, सिवाय इसके कि मुस्लिम वोट जो हैं अभी उनको डिसाइड करना है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। वैसे विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको वोट करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी का होगा वहां उसको वोट करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव से इधर काफ़ी गलतियां हुई हैं। मुरादाबाद से जैसे एसटी हसन को उन्होंने एक सिटिंग एमपी को हटा करके जिन परिस्थितियों में एक दूसरी कैंडिडेट को वहां पर आखिरी क्षणों में टिकट दिया है, उसका एक रिएक्शंस देखने को मिलेगा, न केवल मुरादाबाद बल्कि दूसरी जगहों पर भी। और जो कुछ रामपुर में देखने को मिल रहा है वो तो और भी आश्चर्यजनक है। वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, आजम खान ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। आजम खान के कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया नॉमिनेशन। हाँ, आसिम रजा का रिजेक्ट हो गया। तो लेकिन तमाशा तो हो गया, कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गया और जो जूतों में दाल बट रही है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी हुआ था। यहाँ तक के रामपुर के साथ साथ आजमगढ़ में भी उसको फायदा हो गया था। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया वहां पे जी, तो ये जो इंटर फाइट है, मायावती ने कई जगह ये खेल कर दिया है और भले ही मायावती पर आरोप लग रहे हों कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक टैक्टफुली उसने एक्ट किया है, पर ठीक है, आप भी राजनीति कर रहे हैं और मायावती भी राजनीति कर रही हैं। राजनीति उनके मन में आगे के लिए क्या प्लान है देखना दिलचस्प होगा। पर जो सवाल आपने पूछा कि कौन सी सीटें हैं जहां रोचक फाइट होने वाली है, तो मुझे लगता है कि बिजनौर हो सकती है, मुझे लगता है कि कैराना भी हो सकती है। हालांकि कैराना में प्रदीप कुमार पिछली बार भी करीब 92,000 के अंतर से जीते थे, पर सहारनपुर में एक नजदीकी फाइट थी पिछली बार, वहां केवल 22,000 वोटों से ही बीएसपी का कैंडिडेट जीता था। तो सहारनपुर में भी थोड़ा फाइट देखने को मिल सकती है। और दिलचस्पी की वजह अब रामपुर और मुरादाबाद सीटें बन गई हैं। मुजफ्फरनगर तो इस बार संजीव बालियान के लिए और भी आसान हो गई है। पिछली बार तो हालांकि अजीत सिंह को उन्होंने केवल 6,500 वोटों के अंतर से ही हराया था, बहुत ही करीबी फाइट थी। पर अब चूंकि जयंत बीजेपी के साथ हैं, इसलिए अब वहां पर काफी चीजें आसान हो गई हैं। जो 8 सीटें आपने बताई हैं, इनमें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, इन 3 पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, कैराना,
ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और रामपुर और मुरादाबाद ये समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो इस बार पीलीभीत से कैंडिडेट चेंज हो चुका है। वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, वहां से जितिन प्रसाद ताल ठोक रहे हैं। तो पीलीभीत भी देखने लायक होगा और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर होगी उनमें एक दिलचस्पी का कारण इस बार पीलीभीत भी होने वाली है। जी। पीलीभीत में मुझे नहीं लगता ज़्यादा कॉन्टेस्ट होगा। पीलीभीत तो वन साइडेड ही जाएगी, क्योंकि पीलीभीत के जो इक्वेशंस हैं उसमें वही पोलराइजेशन हो जाता है। बीएसपी ने एक कैंडिडेट उतार दिया है वहाँ पर वो आपके सुन्नी बरेलवियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनका जो है और किसी से ठीक से बैठता नहीं है। लोकल भी जो है वो थोड़े बहुत वो कोशिश करेंगे कि क्योंकि वरुण के नाम पे, क्योंकि वरुण की माँ सिख थी तो उससे सिखों का थोड़ा सा उनको मिल जाता था आशीर्वाद या कहें सहानुभूति, उसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं लोग, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो सिख भी लगभग एक ही तरफ से जाते हैं, उनको सबको पता है। प्लस एक चीज और हुआ ना संजय सर के पीलीभीत को लेकर के जो कयास लगा रहे थे आपके फर्जी यूट्यूबर्स, वो तो हुआ नहीं। बहुत एक दिनों बाद होता है, कभी कभी हो सकता है बौद्धि ट्री के नीचे बैठे हों वरुण गांधी और उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, मुझसे गलतियां हुई थी, मुझे टिकट नहीं मिला, अब एक काम करते हैं, बीजेपी का 5 साल के लिए प्रॉपर एक बढ़िया से कार्यकर्ता बनते हैं और उसके बाद संभवतः मेरी माता रिटायर होंगी या फिर उसके पहले बीजेपी हो सकता है मुझे मेरी निष्ठा देख करके रिवॉर्ड दे दे कि मैं खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, आलोचना की थी मगर मैं मोदी जी के अगेंस्ट भी नहीं गया, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं गया। तो एक वो किसी ने उनको बौद्धि ट्री के नीचे बिठा करके जो वो ज्ञान दिया है, वो कम से कम बेहतर है, उसका असर दिखेगा। जी, जी। तो इंटरेस्टिंग है। रामपुर मुरादाबाद अगर चले गए तो फिर संभल का भी मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा और बाकी तो फिर सेकंड राउंड में जब आएगा अमरोहा और संभल, ये और मेरठ, इन्हीं 3 पे थोड़ा-सा जोर रहेगा हमारे जिहादी फोर्सेस का। वो कुछ मुझे नहीं लगता कि उसके बाद तो फिर एक तरफा हो जाएगा। फिर ईस्टर्न उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में जब पहुँचेंगे तब कुछ होगा। फिर हाँ, वो बात है, लेकिन फिर पूर्वांचल वाला एक आजमगढ़ वो तो एक है उनको। हाँ, इस वो बार नहीं। आजमगढ़, गाज़ीपुर, जौनपुर वो एरिया है, वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन हाँ। इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो जातीय समीकरण है वो भी अच्छा साधा है। निषाद पार्टी और सुहेल देव, यानी सब राजभर आगे। वाली पार्टी, इनको सबको साथ में लेके, प्लस समाजवादी पार्टी का तो अजीब ही हाल है। उन्होंने तो वो अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल से भी नाता तोड़ दिया। आजम खान ने उनसे नाता तोड़ दिया। ये एसटी अखिलेश हसन यादव वाला का जो नाटक स्टेटमेंट हुआ सुना है, ना? ये जो एसटी हसन वाला नाटक हुआ है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर है? ये अचानक इनको जो है एसटी हसन को छोड़ के रुचि वीरा क्यों पसंद आ गई? अब इसके कई कारण है सर। मैंने बताइए, इसको आपको लेकर पता के है? एक आपको एक कुछ शो किया इंटरनल था। पता है तो बताइए साहब। हम तो एक मैंने अंदर की शो खबर किया था जानने के लिए इसको। उत्सुक रहते हैं। अखिलेश यादव को एक थिंक टैंक ने बताया कि आप प्रो मुस्लिम रहिए, प्रो मुस्लिम बयान दीजिए हुँ, और खुल के प्रो मुस्लिम बनिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। लेकिन जो दागदार मुसलमान हैं, उनसे अब पीछा छुड़ाने का आपका समय आ गया। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो राजनीति आपकी समाप्त हो जाएगी। ये तो बहुत उन्होंने गलत बोला बात है। ऐसे कहीं बोला जाता है क्या? हमारे टीपू नहीं, भाई जो हैं वो फिर इतना धोखा अफजाल देंगे क्या? अंसारी को टिकट क्यों दे दिया जबकि उसने बीएसपी विधिवत छोड़ी भी नहीं थी, उससे पहले ही अनाउंस कर दिया? मैं बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। अफजाल अंसारी को टिकट देने का कारण ये था कि वही एक ऐसा आदमी है जो पूर्वांचल में उसके लिए सीट ला सकता था। उसे लगा कि भाई गाजीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजीपुर पे गेम नहीं किया जा सकता, लेकिन एससी हसन की कुर्बानी दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट वो तो आजम खान की भी कुर्बानी देने को अब तैयार है। इनफैक्ट वो दे चुका है। ये कहानी का मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा खेल कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है ना कि अखिलेश जी। मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं,
बिल्कुल। ये बहुत भारी पड़ेगा अखिलेश यादव पर। अब भारी पड़े या जो पड़े, वो तो बात की बात है। तो एक साथ अब देखिए सर, आजकल अखिलेश यादव जिन यूट्यूबर्स की जमात को सुनते हैं, और वो कॉन्फिडेंस में उनको ले लिया गया है इन यूट्यूबर्स के द्वारा कि आपको हम चुनाव जिताएंगे। जी, ये लोग कौन से पॉलिटिकल पंडित है? आप इनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? हम आपका इमेज मेकओवर कर देंगे। अजीत अंजुम पहुंच गए क्या वहां? एक नाम हो तो मैं बताऊं सर, सबको पता है, अभी 10 दिन पहले समाजवादी पार्टी की एक इंटरनल यूट्यूबर्स और इन सब के साथ जो मीटिंग हुई थी, सबको पता है। तो उस मीटिंग का वो प्रभाव है सर। वो माइक के आकर के बाहर जो बोले थे कि मैं किसको किसको सीट देता फिरूं, जिसको जिसको सीट देता हूं वो ही मेरे पीठ में छुरा घोंपता है, नगीना वाली सीट को लेकर के। वो किसने आइडिया दिया था? कहां चंद्रशेखर के चक्कर में पड़े हैं? ये सब आइडियाज उनको कौन दे रहा है? तो ये अच्छी बात है कि देखिए, वामपंथ का तो एक बहुत सिंपल सेट प्रैक्टिस है सर, कि जिस पेड़ पे जब तब तक टिके रहो जब तक वो पूरी तरह से खा ना जाओ। तो समाजवादी पार्टी का जब विनाश कर देंगे तभी ना कोई और पार्टी में जाएंगे। अभी तो इसी पार्टी का विनाश करना है, क्योंकि पैसे वहीं से आ रहे हैं। तो जहां से पैसे मिलते हैं फिलहाल ले लिया जाए और उसे आटे में लिया जाए कि भाई क्या बात करते हैं, हमारा व्यूवरशिप देखते हैं, मिलियन का व्यूवरशिप है जी। हमने आपको उत्तर प्रदेश में जो आप बढ़े, इतना सीट जीते, वो हम लोग फर्जी खबरों की वजह से ही, कि आप आ रहे हैं। अभी हम लोग 10 दिन में चलाना शुरू करेंगे कि अखिलेश की आंधी में उड़ गए मोदी, अमित शाह चिंतित हो गए। आप तो मेरा थंबनेल देखते ही हैं, उसमें मोदी और अमित शाह और योगी ही चिंतित रहते हैं। अखिलेश को लगा कि भाई बात में दम है, नैरेटिव तो यही फैला रहा है। कहां मैं इन लोगों की सुन रहा हूं, फर्जी लोगों की। तो पैसा वैसा का डील हुआ है, उसके बाद ये सारी चीजें दिख रही हैं। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ढाढ़स भी बताते रहते हैं। इस तरह के जो सारे यूट्यूबर्स हैं, ये हर तीसरे चौथे दिन एक लगा देते हैं कि बस 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा होते ही योगी की छुट्टी। अरे ये तो कुछ नहीं है। ये अमित शाह ने डरते हुए मोदी को किया फोन। अजीत अंजुम सब ये चलाते रहते हैं, हर तीसरे चौथे एक यूट्यूबर का टाइटल सुनिए, अमित शाह ने डरते हुए किया मोदी को फोन, नहीं आ रही है 2024 में सरकार। यार कौन ऐसा मतलब इनके दर्शक का मैं आईक्यू लेवल समझना चाहता हूं। फोन टैप कर रखा मतलब उसने। इनके दर्शक भी इनको देखते और खुश होते हैं। वाह, ये बात क्या पत्रकारिता है भाई। सीखो गोदी मीडिया वालों, सीखो 70% हाशिए पर इंसान वाले से सीखो, क्रांतिकारी पत्रकार। ऐसे ऐसे उसके टाइटल होते हैं, रोचक होते हैं। अब नहीं रहेंगे योगी मुख्यमंत्री, कर दिया अमित शाह ने खेला। भाई कहां से इंटरनल इंफॉर्मेशन आता है? योगी जी बता रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं, अमित शाह जी बता रहे हैं। अच्छा, इनके सोर्स भी अजीबोगरीब है। आश्चर्य होता है कि मतलब अगर आप इस वक्त देश में, मैं जो बिहार के संदर्भ में संजय सर कह रहा था कि मैं आज, आप जब फोन किए थे तो मैं बोला कि हाजीपुर घूम रहा हूं, मतलब अभी उसके ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियोस भी आएंगे, कल सुबह तक अपलोड करूंगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है, विपक्ष है ही नहीं। चिराग पासवान अगर इसी बार हाजीपुर में अपने ही पिताजी के जीत के मार्जिन का रिकॉर्ड तोड़ दे तो कोई आश्चर्यचकित हमको नहीं होना चाहिए। ये स्थिति है, और अगर ये स्थिति है तो फाइट फिर कहां है और किसके साथ फाइट है? और अभी तक चिराग पासवान सिर्फ एक बार हाजीपुर है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है कि हम यहीं से लड़ेंगे, वो टिकट मिला है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी प्रचार प्रसार उन लोगों ने शुरू नहीं किया। लेकिन हाजीपुर में माहौल सेट है कि भैया हम रामविलास के बेटे को देखना चाहते हैं। ये स्थिति है सर। चलिए, तो अब राजस्थान पे चलते हैं ओंकार जी। वैसे तो मैं अभी ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं ओंकार जी से ओपिनियन लूंगा। देखिए, राजस्थान पे कुछ कहने की जरूरत है क्या? हमारे 12 सीटें जो है वो जा रही है फर्स्ट राउंड में। राजस्थान में तो साहब 12 जाएं या सभी की सभी जाएं, राजस्थान में तो कहीं कोई, मुझे लगता नहीं कि इस बार अगर वैभव भी अपनी सीट बदलने के लिए और रीथिंकिंग करने वैभव के तो लिए सेकंड राउंड में आएंगे, वैसे मजबूर हो गए हैं। वैभव की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनसिक्योरिटी का आलम देखिए ना, मतलब उनके अपने घर में ही वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, सेकंड राउंड में है,
लेकिन इससे मैसेज चला जाता है ना पूरे प्रदेश में और बाकी जगहों पर भी। और राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा डिस्कस करने के लायक भी है। सबको पता है कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये सब स्वीप करने वाले हैं। और हम उत्तर प्रदेश में जरूर 8 सीटों पर या अगले चरण पर भी, फिर तीसरे चरण पर भी चर्चा करें, पर हमें ओवरऑल पता है कि उत्तर प्रदेश क्या फैसला करने जा रहा है और क्या अल्टीमेटली इस बार भी जो 2014 में ऐसा हुआ मत था। कीजिए, नहीं तो अभी हम बाकी पूरे 7 राउंड में करेंगे क्या, अगर आप पहले से ही फैसला पूरा बता देंगे। आपसे ज्यादा हम टेंशन में हैं। ये विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा, इसके चलते व्यूवरशिप भी नहीं उठ रही है। लग ही नहीं रहा लोकसभा चुनाव है, हम टेंशन। अपने दिल का दर्द क्या बताओ। मन करता है इन विपक्षी नेताओं की तरफ जाकर के बोलूं, अरे नलायको, तुम लोग लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हो या बाई इलेक्शन लड़ रहे हो? कि ठीक है वो सरकार उसकी है, उसी की सरकार का कोई एमपी एमएलए जीतेगा, कुछ तो नहीं लड़ो यार। साहब, आप कल हैरान रह जाएंगे जब आप रामलीला मैदान की रैली देखेंगे और इनके भाषण देखेंगे सबके। वो तो है, हम तो हैरान तब भी रह गए थे जब उन्होंने घेराव किया था प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस का, हमारे केजरीवाल बाबू ने। और आज और तो पंजाब में हम पुतले फूक गए भाई। आज तो पंजाब में वो पंढेर ने पुतले फूंक दिए भगवंत मान सरकार के। वो देखिए वहां वो अलग चैप्टर है। पंजाब में देखिए, पंजाब में तो चुनाव हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंजाब में तो जिन को ये मोहरे बना करके ला रहे हैं, आगे कर रहे हैं, छवि खराब करने के लिए, मोदी सरकार की चैलेंज देने के लिए, वही इनके पुतले फूंक रहे हैं और वीडियो आ रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि आप प्रश्न हमसे अवश्य पूछ सकते हैं, सीटों के बारे में भी पूछ सकते हैं। हमें यदि जानकारी होगी तो हम अवश्य बताएंगे, और वैसे 3 लोग हैं यहाँ पे, किसी न किसी को तो होगी ही। तो राजस्थान पे कुछ अगर हमें नजर नहीं आ रहा संजय जी, कुछ हिडन हो तो थोड़ा प्रकाश डालिए। तो वो हमारे यहाँ तो देखिए हमेशा की तरह जो है वो कांग्रेस वाले स्वयं, वैसे भी आपको पता है कि राजस्थान में पिछली बार भी जो डिफरेंस था विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में, वो 20% था। अच्छा, अब क्या होता है कि विश्लेषण जब होता है तो वो विश्लेषण राजस्थान में अधिकतर ये हो जाता है, जातिगत जनगणना करते हैं। कांग्रेस वाले वैसे भी एक्सपर्ट हैं जातीय जनगणना में, तो उसी हिसाब से ये इतना, ये इतना, ये इतना, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भैया मोदी का पर्सनल वोट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जितना बीजेपी का वोट है उतना ही मोदी का पर्सनल वोट है। अब आप ये देखें, पिछली बार 39% इनका वोट था विधानसभा में, और 57% हो गया था, 57 या 58% हो गया था लोकसभा में। तो वो कहाँ जाएगा अब? तो अब एक मेरे ख्याल से 41 था विधानसभा में, तो इस बार लग रहा है कि ये 60 क्रॉस करेगा। तो अब उसमें ये देखते रहते हैं, 2-3 सीटें हैं। ये देखिए, एक जो आपके पहले राउंड की बताऊं तो ये जो सीट है, विशेषकर आप ये देखें, ये करौली धौलपुर वाली जो सीट है, यहाँ सबसे कम मार्जिन था पिछली बार भी। ये रिजर्व सीट है। इस पर जो है ये बीएसपी इत्यादि का काफ़ी प्रभाव रहा है पहले भी, और इसमें जो है वो आपकी एक आगरा के आसपास वाली वो जो भीम आर्मी टाइप राजनीति है ना, वो थोड़ा काम करती है। लेकिन पिछली बार ऐसा लग रहा था कि ये सीट हारेगी, क्योंकि 2014 के चुनाव में ये सीट जो थी वो सबसे कम वोट से जीती गई थी, उसमें भी 2014 में भी, और वो करीब 75,000 के अंतर से जीती थी। और फिर पिछली बार लग रहा था कि ये सीट हारी जाएगी, लेकिन अंत में वो 1 लाख का मार्जिन हो गया वहाँ पे, यानी कि 2014 से मार्जिन बढ़ गया। इसी तरह से इन्होंने जो है वो रिजेक्टेड माल ले लिया है इधर-उधर का, और वो एक कोटा शायद सेकंड राउंड में है, नहीं कोटा सेकंड राउंड में कोटा में ऐसे व्यक्ति को बना दिया वहाँ पे कैंडिडेट जो बीजेपी की तरफ से 2 चुनाव हार चुके, उसको कांग्रेस का कैंडिडेट बना दिया।
भीलवाड़ा में एक दामोदर गुर्जर को टिकट दिया, सेकंड राउंड में है वैसे भीलवाड़ा भी। लास्ट मोमेंट पे पता चला कि साहब की कांग्रेस ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो साहब वहाँ पे वो स्यापा पड़ गया चारों तरफ, ये क्या है। और कांग्रेस जो है वो ट्रेडिशनली ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहा करते थे राजस्थान में। तब साहब ढूंढ के लाए और सीपी जोशी को भीलवाड़ा टिकाया, और जो वहाँ का जो कैंडिडेट था दामोदर गुर्जर, उसको बगल की राजसमंद में शिफ्ट कर दिया। इस तरह से तो काम कर रही है कांग्रेस। बुरा वहाँ मत तो मानिएगा अभी भी संजय सर। एक दूसरे को कि भाई वो पायलट का आदमी नहीं बने, पायलट कहे कि साहब गहलोत का आदमी को टिकट मिल गया तो वो हार जाए। हनुमान बेनीवाल का यही हो रहा है। हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस की पूरी जाट लीडरशिप मिल के हराने में लग गई, वो भी सेकंड राउंड में आएगा। लेकिन संजय अच्छा, सर, ये कह रहा हूँ कि आपने जाटों का जिक्र किया, तो एक और महापुरुष हैं जिनकी बड़ी दिलचस्पी रही है राजस्थान में भी, और जो राज्यपाल रहते हुए भी उस जिले में बार बार जाते रहे, तो सत्यपाल मलिक की कोई भूमिका है क्या राजस्थान में? ये कौन है साहब? ये कुछ राज्यों के गवर्नर रहे। अब मेरे प्रश्न से ही आप समझ गए होंगे कि इनकी क्या भूमिका रहेगी। नहीं, संजय सर का एक बात तो मानना पड़ेगा कम से कम, संजय सर कांग्रेस का भी टिकट कटवा रहे हैं। अपना कांग्रेस का भी टिकट संजय सर के नाम से कट रहा है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि दिलवाया भी अमीन था। वही मैं ये बात मान रहा हूँ, लेकिन आप ही ने दिलवाया, आप ही ने कटवाया। ये स्थिति है कांग्रेस की कि एक परंपरागत कांग्रेसी जो मंचों पे घोर भाजपाइयों के बीच में घिरे रहने के बावजूद अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। और मैंने शो के बाद कहा भी था, जिसको लेकर के 2022 वाला जो मेरा वो वीडियो शो जो वो क्लिप वायरल चल हो रहा रही थी उसका मॉडरेशन अभिषेक जी ही कर रहे थे। हाँ, अगर आपको याद मैं हो तो। वही मेरा वीडियो वायरल ये लोग कर रहे थे कि मास्टर स्ट्रोकवादी एक कांग्रेसी के साथ है, वो दिखाया जा रहा था। मैं ये कहता हूं कि आप आरजेडी, मैं अभी जो शुरू करने वाला हूं एक डिबेट सीरीज दूसरे चैनल को लेकर के, मेरे कुछ प्लान है। मैं आरजेडी के भी लोगों को बुलाऊंगा। क्या प्रॉब्लम क्या है? आरजेडी का विचारधारा अगर प्रवक्ता आकर के बोल रहा है, मैं काउंटर करूंगा। मैं मॉडरेट करने के बावजूद मेरा ये कहना है कि अगर वो मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी सर थे, धीरेन्द्र पुंडीर सर थे वहां पर, वो लोग भी अपनी बात रख रहे थे ना इस तरह से। मतलब इतना शायद इंटॉलरेंट, देखिए बीजेपी कितनी, इस मामले में बीजेपी का कार्यकर्ता कितना महान है। हार्दिक पटेल आते हैं, एक्सेप्ट किया जाता है। और हार्दिक पटेल की महानता देखिए, आप ट्विटर टाइमलाइन आजकल उनके चेक कीजिए, जय श्री राम से शुरू होता है और जो गालियां पड़ रही हैं जिहादी वर्ग को, तो विक्ट्री तो बीजेपी की हुई ना भाई, कि उनके खेमे का जो एकदम अलग विचारधारा पे बात कर रहा था, उसको हिंदू भी बनाया और हिंदुत्व को अब वो आगे भी बढ़ा रहा है। और इनके पास ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं जो परंपरागत, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसी है। उनको मोहम्मद, अब वही बात है जो मैंने कहा ना कि अब मोहम्मद जुबीर जैसा इन्फ्लुएंसर रहेगा तो फिर आपका यही है, अब फिर वो क्लिप भी कटेगा और वोट भी कटेगा और सीट तो कट के 54 से 40 बिलो 40 आ ही रही है। आपको चलिए अच्छा किस्सा सुना देता हूँ मैं, ये जो यहाँ चल रहा है राजस्थान में, जयपुर की सीट पे जिनको टिकट मिला प्रताप सिंह खाचरियावास को, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, मैं भी इस सीट से लड़ना नहीं चाहता था, मुझे टिकट दे दिया तो मैं क्या करूं। और मैं ये जानता हूं कि मैं एक चुनाव हार चुका हूं विधानसभा का, और मैं ये लोकसभा का चुनाव भी हार गया, और उनके चेहरे से लग रहा है कि वो निश्चित, उनको पता है कि हारेंगे। तो देखिए मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। ये इंटरव्यू में बोल रहा है कैंडिडेट प्रताप सिंह खाचरियावास। ये सुनील शर्मा जी को काट के जिसको टिकट दिया उसके ये उद्गार है। मैं तो सुनील जी को कहा मैंने, भाई आप लकी हैं, आपके पैसे बच गए, हारना तो था ही। इमेज बड़ी बात है सर, उससे अच्छा कम से कम वो कह सकेगा कि देखा हम होते तो देख जीत लीजिए। जाते। तो
नहीं, इन लोगों का ये जो आपने देखा ना, ये आपस के जो झगड़े हैं, ये सब उनका ये रिफ्लेक्शन है। हाँ, बीजेपी में आपस में कुछ भी झगड़ा कोई भी हो, ऊपर से एक बार डांट पड़ती है ना, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती इधर से उधर होने की। असली कांग्रेस झगड़े में तो नहीं है। साहब, असली कांग्रेस झगड़े तो में राहुल का पता ही नहीं है कि वो बंदा आखिरकार करना क्या चाहता है। अभी है कहाँ वैसे वो? इतने दिनों से चुनाव तो शुरू हो गया, अब आप प्रचार तो बताते हैं, शुरू। वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में बैठता है तो बोलता नहीं है, या फिर अटेंड ही नहीं करता है, एब्सेंट हो जाता है। अभी तो उनकी न्याय यात्रा खत्म हो गई ना, चुनाव तो शुरू हो गया। अब वो कौन सी यात्रा पे निकले हैं? वो एक आज यादव जी ने बोला यार, गजब आदमी है यार, चुनाव के समय न्याय यात्रा पे निकला हुआ है। हाजीपुर में यादव जी से आज मेरी बात हो रही थी। मैंने बोला किसको वोट दोगे? बोला लोकसभा में तो मोदी को वोट देंगे। बोले असेंबली में? बोला लालू को वोट देंगे। बोले काहे दोगे? बोला नहीं, वो तेजस्वी के कारण। बोले राहुल गांधी कैसे लगते? बोले यार गजब आदमी है, चुनाव के समय उसको इलेक्शन में रैली करना था तो घूम रहा है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, उसको क्या मतलब है चुनाव से? हमने बोला देखिए भाई, वो ठेठ जिसको कहते हैं कि दूध लेके जाने वाला आदमी, इतनी बड़ी बात नहीं। अभिषेक अभिषेक तिवारी जी, आपको कल पता लग जाएगा राहुल गांधी जब रामलीला मैदान में दहाड़ेंगे। मैं बिल्कुल। कल ही का वेट कर हम रहा हूँ वैसे ही सर कि धमकी दे कुछ रहे तो हैं कंटेंट मिले। कि हम बताएंगे उनको सबको जब हम पावर में आ जाएंगे तब। फासिस्ट बिल्कुल। मोदी है, धमकी वो दे रहे हैं भाई साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहता हूं कि कुछ तो कंटेंट मिले विपक्ष की तरफ से कि हम चलाएं। कल कम से कम वो दहाड़ेंगे तो देखिए, कंटेंट तो राहुल गांधी ही हमको देते हैं, मोदी तो कंटेंट देते नहीं है। वो तो बिल गेट्स के साथ लगे हुए हैं, उनका क्या है? उनका कंटेंट पे मजा नहीं आता काम करने का। प्रॉफिटेबल कंटेंट बिल्कुल। यही लोग देते हैं। और एक चलते हैं साहब, अपने चलते हैं तमिलनाडु पे, क्योंकि तमिलनाडु की 39 सीटें हैं और वो पूरी की पूरी स्टेट जो है वो फर्स्ट राउंड में इलेक्शन में जा रही है, प्लस हाँ। पौंडीचेरी की एक सीट है। हम्म। तो अ, अभिषेक जी, आपके तो कुछ लोग वहां पर ग्राउंड पे हैं, तो जी। आप बताएं। अभी जो कुछ दिन पहले सीटें मिली कि पौंडीचेरी तो एन नामिस्वामी लड़ रहे हैं वहां से। मदुरई सीट बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। वहां से प्रोफेसर श्रीराम श्रीनिवासन लड़ रहे हैं मदुरई लोकसभा सीट से। और मदुरई में पहले तो गर्दा ये उड़ा बताएं लिया। कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है, जो अलायंस बनाए हैं हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने, और उसकी क्या स्थिति बनी है, उससे क्या इनको फायदा है, क्या नुकसान है, इत्यादि। देखिए, अगर हम ये देखें कि दो पार्टी में सबको पता है एडीएम के बट गई थी, तो जो सेल्वम वाली पार्टी है उसको लेकर के बीजेपी का ये कहना था कि चलो ठीक है, हमें हमारा राइज और हमारा ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए, और इनको हम 10 सीट दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अलायंस हो रहा है ठीक है, लेकिन हमको ये हालांकि उसमें तनकाशी वाली सीट चली गई, और तनकाशी में बीजेपी का राइज इतना अच्छा है कि बीजेपी अपने दम पे भी सीट तनकाशी निकाल सकती। आप बहुत बड़ी। मेरे हाँ, प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप फिर सीट वाइज चले गए। नहीं नहीं, मैं दे रहा हूं सर। तो ये अलायंस शुरू में तो बहुत सारे कुछ लोग असहज हुए, लेकिन मैं भी, अगर लोकसभा में देखिए नंबर बढ़ाना है, 400 का चैलेंज है, तो मैं नहीं मानता कि अलायंस गलत है। जब आप जदयू के साथ कर सकते हो तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है लोकसभा में, अगर उसका प्रभाव 17 सीटों पे है तो? मेरा आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। यहां तो आपका जेडीयू कहना है के, एडीएमके से करना चाहिए था अलायंस। देखिए सर, मैं राजनीति में बहुत इस मामले को लेकर के ब्लंट हूं। एडीएमके के साथ वो दो अलग अलग पार्टी हैं। अब वो कहना गलत बात हो जाएगा। जिसके साथ हुआ है हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। मेरा ये मानना है कि फाइनली मैटर ये करता है कि अगर किसी ने बोला है कि हमको 400 सीट जीतना है, और वो उसकी विचारधारा पे, और कॉम्प्रोमाइज बीजेपी ने अपनी सीटों के साथ नहीं किया, अगर तनकासी को छोड़ दे, बाकी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटें जहां पे इनको लगा कि वो जीतेंगे, वो नहीं शेयर किए, तो मेरा मानना है जब आप नीतीश कुमार को ले सकते हैं तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? डेमोक्रेसी में सर अहम मैटर नहीं करता, जीत मैटर करती है मेरे हिसाब से। अल्टीमेट चीज वही है, और सबसे पहले उसको मिटाओ जो सनातन को मिटाने की बात करता है। कोई बात नहीं, रिमूव डीएमके। एक बार डीएमके सत्ता से बाहर गई, उसके बाद तो उदयनिधि स्टालिन से लेकर के सबको देख लेंगे। पहले इसको सत्ता से बाहर करो। और सत्ता से आप कैसे बाहर करेंगे?
अगर आप अकेले नहीं पहुंच रहे हैं, एक मान लीजिए आपने सारा प्रयास किया, मैं मैं बार आपको बार बताऊं जो लॉजिक है इसका, जी क्योंकि मैं जो है लगातार विरोध करता रहा हूँ एडीएमके से, इनके अलायंस का, उसका कारण बता रहा हूँ आपको। जी क्योंकि जब एडीएमके से अलायंस नहीं किया था तब भी बीजेपी एक सीट जीत गई थी, कन्याकुमारी वाली, और हाँ उनके साथ में पीएमके थी, वो अपनी सीट जीत गई थी, तो अलायंस जो था वो 2 सीट जीत गया था। हाँ ठीक है। अन्ना डीएमके जो है वो धोखेबाज पार्टी है। अन्ना डीएमके कतई नहीं चाहती कि बीजेपी राइज करे, इसलिए अन्ना डीएमके क्या करती है, ये जेडीयू से कंपैरिजन कर लीजिए, जेडीयू का वोट ट्रांसफर होता है भारतीय जनता पार्टी को, अन्ना डीएमके का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं होता, बीजेपी का वोट ट्रांसफर हो जाता था एडीएमके को। इसको देखते हुए अन्नामलाई ने ये इंसिस्ट किया कि हम इसके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ग्रोथ तो होती नहीं, ये हमारा वोट ले जाता है, जो भी है वो 4% 5%, क्लोज फाइट में 4% 5% बहुत होता है, वो तो हो जाता है, लेकिन एडीएमके का वोट हमको ट्रांसफर नहीं होता। इस कारण से शुरू से अन्नामलाई ने ये बहुत अच्छी चीज़ की, और आपने यदि देखा होगा कि जब मैंने बात की है कई बार कि तमिलनाडु के एक्सपर्ट से, तो यही बात आई है। नहीं वो बात एडीएमके से अलायंस जो है वो एक सिनर्जिक अलायंस नहीं था, अनलाइक जेडीयू, आपने जेडीयू की बात की, नहीं इसलिए नहीं ये बिल्कुल, तो मेरा उनके साथ निवेदन है। हुआ भी नहीं ना सर, उनके साथ तो अलायंस हुआ भी नहीं ना। आप सीट बता दीजिए। देखिए देखिए हाँ, ओके। ओमकार जी। जेडीयू अगर बीजेपी के साथ वापस आया है तो वो अपनी मजबूरियों की वजह से आया है। नीतीश कुमार को लग रहा था कि वो अगर लालू के और कांग्रेस के साथ रहे तो बहुत बड़े घाटे में रहेंगे। और एक और उदाहरण मैं देता हूं हरियाणा का। जब तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर बंसीलाल की पार्टी, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, यहाँ तक के भजन लाल की पिद्दी सी पार्टी की एक तरीके से पिछलगू बनी हुई थी, तब तक वो पनप ही नहीं पाई। जब उसने 2013-14 में देखा मोदी की आंधी को पूरे उत्तर भारत में, उसका जो कॉन्फिडेंस लौटा और उसने जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का हाथ झटक दिया और इंडिपेंडेंटली चुनाव मैदान में गई विधानसभा में और अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का केवल 10% के आसपास वोट शेयर हुआ करता था हरियाणा में, जो छलांग मार करके कहीं का कहीं पहुंचा, और जो भारतीय जनता पार्टी कभी 15-17 सीटों से ऊपर गई ही नहीं थी, उसको इंडिपेंडेंटली बहुमत हासिल हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब अपने ऊपर विश्वास करती है तब तब बेहतर परफॉर्मेंस देती है। नहीं लेकिन यहाँ भी मेरा बिहार में भी ऐसा कहने वाले और मानने वालों की कमी नहीं है कि नीतीश कुमार के बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले जाने का फैसला करती और जो उसने थोड़े बहुत कुशवाहा को, चिराग पासवान को, दूसरे लोगों को जोड़ा था, उनके साथ ही जाने का फैसला करती तो कहीं बेहतर प्रदर्शन करती इस बार। नहीं अभी भी वो मेरा भी करेगी, मानना है, वो मेरा भी अभी भी मानना है। करेगी, लेकिन इंडिपेंडेंटली जाती और नीतीश कुमार को मरने के लिए छोड़ देती राजनीतिक रूप से, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर रहता आगे विधानसभा चुनाव में भी। वही बात जो संजय जी कह रहे हैं नहीं तमिलनाडु में मैं भी लागू होती है। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि सर अलायंस तो पीएमके के साथ हुआ ना, परंपरागत रूप से। अब तो वो स्प्लिट हो गई पार्टी, जो आपको डिच करते थे उन्हें ये लगा, सेंट्रल लीडरशिप को भी तो ये लगा होगा ना कि यार चलो जिन लोगों ने हमें हमेशा से धोखा दिया वो तो स्प्लिट हो चुके हैं, हम तो 10 सीटों की जो बात कर रहे हैं, हालांकि मैं 10 सीटें नहीं मानता कि 8 भी देते तो शायद हो जाता, लेकिन इस वक्त मेजॉरिटी फोर्स तो तमिलनाडु में बिग बॉस, बड़ा भाई, बिग ब्रदर तो बीजेपी है। पीएमके को तो 10 सीटें दी। तो ये दोनों अलायंस को उसी तराजू में तोलना कि जैसे पहले एडीआईएम के बड़ा भाई होता था, वहां तो बीजेपी को सीटें ही वो मिलती थी कि चलो एक कन्याकुमारी दे रहे हैं, बाकी छोड़ो यार। तो वो तो स्थिति है नहीं। तो पीएमके को लेकर के मैं इसीलिए बोल रहा हूं, और अभी ये लोकसभा में एक टेस्ट है। अन्नामलाई भी अपने आप पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, और अन्नामलाई मैं मानता हूं पोटेंशियली बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो पीएम मटेरियल हैं फ्यूचर के, भले 25 साल बाद की बात करें।
आफ्टर 25 ईयर्स, पर वो है, और वो अगर फ्यूचर में बन जाए भाजपा की तरफ से 25 साल बाद, तो हम लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, और तमिलनाडु के लिए वो गर्व की बात होगी कि चलो हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो वो बात सब मैं मानता हूँ। लेकिन इस वक्त लोकसभा में पीएम के अगर आ रही थी तो बीजेपी के शर्तों पे आ रही है, और बीजेपी बड़ा भाई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा आप जिन तमिलनाडु के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और मैं उसका दृष्टिकोण ये रखता हूं सर कि तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी 5 सीट जीत के करीब है, तो उसमें वो रिस्क कौन नहीं कौन सी? लेना चाहिए। अब वेल्लोर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर फॉर श्योर, मैं बता देता हूं सर, मेरे पास जो डेटा है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कोयम्बटूर का तो जो रोड शो मदुरई था और जो जीतेंगे, जो मदुरई लोगों की बॉडी जीतेंगे, लैंग्वेज थी, कमाल की थी वो। मदुरई जीतेंगे, कोयम्बटूर जीतेंगे। इसके अलावे तनकासी, अब तो ख्याल है कि वो एनडीए में बी जॉन पांड्यन वहां से लड़ रहे हैं, पर तनकासी भी हम जीतेंगे। इसके अलावे जो एक है वो वेल्लोर, वेल्लोर वाली सीट, वहां पर बड़ा मजा आ रहा है वेल्लोर में, और वहां उतरने के लिए वो एक जंक्शन का नाम है काटपाटी जंक्शन, वो सडन ग्रोथ हुआ वहां पर, और एक जो स्पाइक दिख रही है वहां पे, उसका कारण पीएम के नहीं है या अलायंस नहीं है, वो अन्नामलाई ही है। अचानक से तमिलनाडु में लोगों ने अपना रोल मॉडल बदल दिया है, और रोल मॉडल के साथ साथ वो अब कैडर बन रहा है। पहले आप देखेंगे कि वहां का एक लोकल न्यूज चैनल है, यूट्यूब भी कहीं है, लेकिन चाणक्य टीवी नाम है, वो पांड्या सर लेकर के आते हैं, वो टेक्निकली बक्सर के हैं, लेकिन 3-4 जनरेशन से वो उनकी फैमिली चूंकि तमिलनाडु में पली बढ़ी है, तो उसको बहुत अच्छे से वो एक्सेस करते हैं, और सभी लोकसभा सीटों में उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके चैनल है। उनसे मेरी बात हो रही थी, एंड ही सेड कि अगर वेल्लोर भी जीत जाए अभिषेक, तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। और बीजेपी का वोट शेयर अकेले, वो बता रहे थे उस समय आज से 2 महीने पहले कि 22-23% तो हम देख रहे हैं अभिषेक। इसका मतलब ये है कि अब जो राइज है पीएमके के साथ, ये कहीं हम जो सोच रहे हैं अभी कि कहीं बीजेपी और एनडीए कम रह जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अलायंस वहां पे सेकंड और इनका अलायंस 15-20 सीट जीत ले। वो अब एक, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं मिनिमम प्रेडिक्ट तो कर ले रहा हूं, मैक्सिमम पे नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि तमिलनाडु थोड़ा सा नेक टू नेक जैसी स्थिति में आ रहा है। अगर एक जो ये पक्की स्थिति सीट बन रही है वो टीटीवी दिनकरन की सीट है, तेनी, वो पक्की जीतेगी, वो हाँ, बिल्कुल वो 100% पक्की है, जीतेंगे। बिल्कुल है। हाँ, 100%। नहीं नहीं सर, ये नीलगिरीज भी बताइए, जीतेंगे सर। कौन सी? पौंडीचेरी जीतेगी सर, नील पौंडीचेरी। नीलगिरीज, नीलगिरीज, ए राजा, नीलगिरी में सर, नीलगिरी ए नीलगिरी सर राजा फाइनल। वर्सेस एल मुरुगन। हाँ, ए राजा वर्सेस एल एल मुरुगन। नीलगिरी में सर निकल जाएगा, थोड़ा सा डीएमके का वहां पे स्ट्रांग होल्ड है सर, ऐसा नहीं है। वो सीट अभी बीजेपी जीतने लायक, हालांकि कंटेस्ट है, बीजेपी अच्छा खासा वोट लेके आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो सीट ए राजा को हरा पाने लायक उतना वोट इनका आ रहा है। तो आपका मतलब है कि एनडीए को आप कितनी सीट दे रहे हैं? एनडीए अप टू 15 जा सकती है सर। अप टू 15? अच्छा, ओके। और चलिए, तो अगर अगर अप टू 15 चली गई तो फिर 400 के आसपास आ जाएगी। क्या कहते हैं आप ओंकार जी? काफी साल पहले मैं वीआईटी गया था, यानी जो वेल्लोर में यूनिवर्सिटी है, विश्वनाथ साहब की चांसलर है वो, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं वो। और तब मुझे उनके विचार देख करके लगा था कि यार तमिलनाडु में अगले कुछ सालों में मतलब चीज़ें चेंज होंगी, और जिस तरह की वहाँ की विरासत है, जिस तरह की वहाँ की संस्कृति है, जिस तरीके से भव्य और दिव्य मंदिरों की पूरी श्रृंखला है, उसमें ये स्टालिन के बेटे-बेटे और मिनिस्टर वगैरह जो पिछले कुछ दिनों से बयान दे रहे थे, इनकी बौखलाहट, इनकी इनसिक्योरिटी इससे परिलक्षित हो रही है। क्योंकि पिछले 20-25 सालों में हम देख रहे थे कि इस तरह के सवाल उठने लगभग बंद हो गए थे।
हिंदी का विरोध बंद हुआ था, दूसरी चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन इधर जिस तरीके से अन्नामलाई के नेतृत्व में वहाँ पर और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से टारगेट किया है तमिलनाडु को, केरल को, दक्षिण के राज्यों को, जिस तरीके से सेंगोल जो है वहाँ से ला करके लोकसभा स्पीकर की चेयर के पास स्थापित की गई है, जिस तरह उसको सम्मान दिया गया है, वाराणसी में जिस तरीके से एक ज्वाइंट वेंचर किया गया, आयोजन किया गया, जिसमें तमिलनाडु के लोगों को भी शामिल किया गया। काशी तमिल उससे संगम वो तो शुरू किया ना उन्होंने, काशी तमिल बिल्कुल, बहुत 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 तो मान के बात उससे एक पूरा माहौल बन गया है वहाँ पर। और जो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि दक्षिण चौंकाएगा, वो हवा में तो बिल्कुल नहीं है संजय जी। ज़मीन पर जी। जिस तरीके से काम हुआ है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार उन राज्यों के दौरे पर गए हैं और जिसकी मैं चर्चा कर रहा था बीच में, कोयम्बटूर के अगर आप रोड शो के वीडियो देखें, तो लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आँखों में चमक है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर के, वो अद्भुत है। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि वहाँ ज़मीन पर इस समय बड़े बदलाव हो रहे हैं और उसी की बौखलाहट हमें वहाँ के सत्ताधारी दल के नेताओं के ज़हर बुझे बयानों में दिखाई दे रही है। मुझे लगता है जी। कि तमिलनाडु में 15 नहीं तो 10 और 15 के बीच में तो कहीं नहीं गई सीटें। इतनी सीटें तो वहाँ पक्के तौर पे आएँगी। जी। कम सिर्फ आइए दक्षिण अब हम भारत से देखें तो सिर्फ कर्नाटक में मुझे लग रहा है कुछ सीटें कम हो रही है, बाकी चलिए केरल में वो भी। बात अलग से करेंगे क्योंकि दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं आज। अरे बाप! तो हमें बहुत तुरंत ज़्यादा। उनको टेकअप करना पड़ेगा और आप लोगों से भी अनुरोध है कि उनके जो उत्तर हैं वो शॉर्ट ही रखिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। जेपी जी, ओंकार जी, एबीपी संदीप चौधरी इंटरव्यूड जयंत चौधरी। वेस्ट यूपी इज क्लोजर इन डिस्टेंस टू लाहौर देन इलाहाबाद। हैं? ये क्या करता है? वेस्ट यूपी नेग्लेक्ट हरित प्रदेश योर व्यूज। ये अब ऐसा है, हम संदीप चौधरी के ऊपर तो क्या कमेंट करें। ओंकार जी तो फालतू की नहीं, बातें हैं। एक्चुअल में पिछले दिनों पंजाब में जो ये तथाकथित मूवमेंट चल रहा था, उसमें कुछ लोगों ने इस तरह की बदतमीजी भरी बयानबाजी की थी कि साहब हमसे लाहौर नज़दीक है, अमृतसर से लाहौर नज़दीक है। तो वो हैं कुछ लोग, कुछ तत्व जाओ हैं ना जो इस यार, तरह जिनको की लाहौर जाना है वो लाहौर चले जाओ, वहां जो है इस वो तरह की उनको सिटीजनशिप बयानबाजी दे देंगे करते वो। हैं। पर मुझे लगता नहीं कि जयंत चौधरी की तरफ से कोई इस तरह की बात हुई होगी। और हरित प्रदेश वगैरह ठीक है, कहने के लिए ठीक है, लेकिन वो हरित तो प्रदेश का जो अजीत सिंह जी कॉन्सेप्ट कहते है, थे ना, वो मेरी समझ ऐसे से है बाहर है। कि ये एक मूवमेंट चला था, उसमें तो हर जिले को स्टेट बनाने की बात थी और एक लेकिन आदमी संजय मुख्यमंत्री जी, बनना ये चाहता जो है। हरित प्रदेश की खासतौर से बात जब से होती है केजरीवाल मुख्यमंत्री बना है तो हर जिले का नेता सोचता है हम भी मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं, नहीं, जिस हरित प्रदेश के क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ जरा ये तो देख लें कि मुस्लिम्स कितने हैं, उनकी वोट वोट कितनी है और अगर बन भी गया तो क्या स्थिति होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। अभिषेक बरनवाल, संजय सर से प्रश्न है, राजस्थान में इस बार क्या होगा? चूरू, नागौर और बाड़मेर में सुन रहे हैं बीजेपी पक्के से हार रही है। देखिए चूरू तो अभी उठा नहीं है चुनाव, हालांकि फर्स्ट राउंड में ही है और चूरू का तो हम अभी देखेंगे क्या स्थिति बनती है। और बाड़मेर में कोई चांस नहीं भाई, ये जो हवा बनाई है ना ये रविंदर सिंह भाटी ने, ये कुछ नहीं है, बुलबुला है। यहाँ से जसवंत सिंह जी भी लड़ चुके हैं, ये लड़का जो है ये कोई जसवंत सिंह से बड़ा खिलाड़ी नहीं है, सब बेकार की बात है। बाड़मेर में कोई चांस नहीं है कांग्रेस का। नागौर में भी हनुमान जी जो हैं वो, उनको मैंने भी बोला ही था आपको कि कांग्रेस के सारे जाट नेता उसको हराने में लगे, उसका वही हाल होगा। फिर आपका कौन सा है? चूरू का मैं अभी रिजर्व रखता हूँ, चूरू थोड़ा इस समय बैलेंस में है। और एक और है, आपने झुंझुनू का नाम तो लिया ही नहीं। कोई इस तरह की सीटें हैं, दौसा है, ये सब जब चुनाव उठेगा तब पता चलेंगी। नेक्स्ट विघ्नेश प्रभु, टीएन कैश, गोल्ड एंड ज्वेलरी, लिकर, ड्रग्स नीड टू बी हैमर्ड or else BJP only will win only minimum seats. Same in Kerala, narrative is too weak.
In Kerala, Jio is blind on custom department's hand on smuggling. Okay, Vignesh ji, good comment. Thank you for your comment. मनीष सर, जनाब मोदी जी को आलमगीर बनने से क्या रोकेगा जमाना मुनव्वर, क्योंकि अब तो शहला रशीद शोरा भी सम्राट की शान में कसीदे पढ़ने लगी हैं। देखिए, हम जो है ना, वो एक पर्टिकुलर तबका होता है जो बिकता है, अब उसको कोई खरीद ले, क्या फर्क पड़ता है जी? कम से कम हम और आप तो नहीं उनसे इम्प्रेस होने चाहिए ना, हमें पता है वो क्या चीज है। उनको वारांगनाएं कहते थे, नगर वधू भी कहते थे, कोई अच्छा सा शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर ले। नेक्स्ट, देवांशु, दिल्ली विधानसभा सस्पेंडेड बिफोर फर्स्ट फेज वोटिंग डन। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? मोदी जी पका के खाते हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने केजरीवाल को अंदर डलवा दिया था, और उसका निष्कर्ष भी हमने निकाल लिया, क्योंकि विदेशी ताकतें जो थी वो केजरीवाल के थ्रू बदमाशी करना चाहती थी। शाश्वत, इफेक्ट ऑफ AIMIM इन यूपी, विल दे टेक एसपीज वोट्स? ओंकार जी। देखिए, कहीं कहीं कुछ वोट वो लेंगे, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर वो नहीं है उत्तर प्रदेश में। वो भी भ्रम में है और कुछ और लोग भी उनको लेकर के भ्रम में है। मैं तो बिल्कुल नहीं। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही प्रभावी भूमिका में रहेंगी जहां तक मुस्लिम वोटों का प्रश्न है। ओवैसी की कोई भूमिका नहीं है। ओके, नेक्स्ट, जेपी जी कह रहे हैं बीजेपी पंजाब 400 सीटों बाद 413 तक दी साडी गारंटी, 13 सीट ही दे देंगे आप 400 ले आए तो। गुड गुड गुड। सौरभ सक्सेना, Sanjay sir, do you see any loss of seats in Rajasthan for BJP? This we will tell you closer to the event. वैसे मैं बताऊं, 2019 में भी जब हमने आकलन शुरू किया था, याद करिए आप लोग, मेरे ख्याल से उसमें नहीं, हमारे साथ अभिषेक जी तो नहीं थे तब, ओंकार जी रहे होंगे तब भी हम आरंभ में 20 सीटों का ही आकलन कर रहे थे, 20 का ही आकलन कर रहे थे। एंड में जाके हमें लगा कि 25 हो जाएंगी। नेक्स्ट, ओंकार जी मेरा ओंकार जी मेरा प्रेडिक्शन है कि बीजेपी की जितनी सीटें दक्षिण भारत से मिलेंगी उतनी सीटें कांग्रेस को पूरे देश से भी नहीं मिलेंगी। पिछली बार 29 मिली थी। कांग्रेस को लेकर के लोगों का भरोसा कितना पक्के तौर पर कायम हो रहा है। राहुल गांधी को एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, एक ऐसा माहौल बना दिया है पूरे देश में। स्टेबिलिटी तो कांग्रेस में लेके आए हैं क्या संजय? बिल्कुल, हाँ, 40 के आसपास ही रहती। नेक्स्ट, विनय नेगी, मोदी जी गिविंग लाइव एग्जांपल ऑफ चाणक्य नीति, डिफीट एनिमी बिफोर द बैटल बिगिंस, दिस इलेक्शन शुड बी अ केस स्टडी इन चाणक्य नीति। यस 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 यस, वो तो है ना, हमने शुरू में कहा था। अब तो झगड़ा 400 को रोकने का है, 400 तक नहीं पहुंचे। अभिषेक बरनवाल, आसनसोल में बीजेपी किसको टिकट दे रही है? पवन सिंह को हटाने के बाद दोबारा नहीं देना चाहिए, बंगाल में बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभिषेक जी, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, पवन सिंह तो ऑलरेडी अभी कह तो चुका है कि वो लड़ रहा है। आसनसोल में पवन सिंह की बात भी अब नहीं हो रही है। एक और भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में बात हो रही है। अक्षरा जी। हाँ, अक्षरा जी। और मैं मानता हूं कि अक्षरा को दे दीजिए, लड़की ब्लंट है। अब देखिए, अगर वो स्थिति है आसनसोल में कि शत्रुघ्न सिन्हा को हराने के लिए बाहरी ही चलेगा, और वो इनकी जो माँ माटी मानुष वाली है वो थ्योरी शत्रुघ्न सिन्हा के आगे ही फेल हो रही है, क्योंकि ये भी बाहरी, कीर्ति आजाद भी बाहरी है, तो इस पे अटैक भी किया जा सकेगा। तो जम के बोला जा मेरे विचार से एक ही बहुत है कंगना। अक्षरा को ले आएंगे तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि कौन ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोलेगा। वही बात है। या फिर लोकल लीडरशिप में आप देखिए जो वहां पे है, क्योंकि वहां पे कौन कौन मजबूत है ये तो यहाँ से बताना मुश्किल है अभी, लेकिन अब देखिए 1-2 दिन में आ ही जाएगा वहां का भी, जो भी आता है। आसनसोल में बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन एक बात है, इसलिए क्योंकि इस डिले का घाटा होगा बीजेपी को। आसनसोल बीजेपी को जीतना चाहिए था, ये एक गलत चीज हो जाएगा। ओके, चलिए, लेकिन वो तो बिल्कुल आखिरी राउंड्स में है, ऐसी क्या जल्दी है? हाँ, ठीक राकेश है। कुमार मित्तल,
अगर बीजेपी चूरू सीट जीती है तो 400 से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा चूरू को लेके आपका नैरेटिव ऐसा बन रहा है जैसे चूरू बड़े खतरे में है। ये बैलेंस में है, मैंने कहा। ये मैं सहमत नहीं हूँ इससे। अनुपम, नमस्कार। ड्यूरिंग द फ्यूनरल ऑफ कन्विक्टेड मुख्तार अंसारी देयर वाज ह्यूज सपोर्ट ऑफ पीपल। अरे भाई, मियाँ भाई लोग ही तो थे, वो तो वैसे ही उसको वोट देते, उसमें क्या भाई है? उसके विधानसभा में 1,17,000 मुसलमान हैं। और क्या? उतने कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो भाई वो भीड़ ही लगेगी, सुनामी टाइप कहीं लगेगा। भीड़ तो 10-20,000 में बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, टेंशन की वो बात नेक्स्ट, डॉक्टर चेतन, रजनीकांत में से सेंड अ ट्वीट और स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ नमो और बीजेपी, डजंट मैटर मच। नेक्स्ट, तिवारी जी, नो कॉन्टेस्ट फीलिंग इन 2004 लाइक मिस्टेक। हाँ भाई ओंकार जी, 2004 रिपीट हो सकता है क्या? दूर दूर तक भी नहीं सोचना चाहिए। ये जो है कि मोदी शाह वाली जोड़ी ये बड़ी निर्मम है। साथ में योगी जी, ये किसी भी चीज को चांस पे नहीं छोड़ते। उस समय हमारे अटल जी के साथ एक प्रमोद महाजन हुआ करते थे, अब कोई अटल प्रमोद जी तो उनके महाजन ऊपर नहीं छोड़ है के अब। फिर अपना आराम से। हाँ, और अटल जी भी नहीं है, ये मोदी जी हैं। नहीं, अटल जी को प्रमोद महाजन जी ने ही सिर्फ आटे में नहीं लिया था, मीडिया के बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने अटल जी के कान भर दिया। अरे साहब, आप थोड़ी ना रुक रहे हैं, आपका तो फील गुड हो रहा है हर तरफ। वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने जो है वो ना सेक्युलर एक्सपेरिमेंट किए थे, उसकी वजह से आ रहे थे। हाँ, उसकी वजह से आ रहे थे। और उत्तर प्रदेश नहीं हरवाया था बीजेपी को उस समय। बिल्कुल उत्तर प्रदेश प्रदेश अगर में कमजोर ना रहता, 11 सीट आई थी। हाँ, और वो 11 या इसलिए आई 17। थी क्योंकि पूरा का पूरा संघ का काडर, इनका कार्यकर्ता घर बैठ गया था। इन्होंने बिल्कुल। अयोध्या में जो कारनामे किए थे, कर्फ्यू लगा दिया था, ये सब नाटक किया था। तो भाई आप या तो इंटरनेशनल मीडिया को संतुष्ट कर लो, या अपने अपने काडर को और अपने वोटर को कर लो। सही बात। तो इस मामले में मोदी जी बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई किसी भी तरह का कुछ। सौम्यजीत रॉय, धन्यवाद आपको। जय दुर्गा साइबर स्पेस, यार इनको अलग अलग कर लो ना, ये जय दुर्गा और साइबर को। कोई कुछ भी कर ले, मोदी 400 पार। ये तो हम आपको अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे दी जयपुर डायलॉग्स का ब्लॉकबस्टर ओपिनियन पोल, और उसमें आपको पता चलेगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अवश्य जुड़ें हमारे 10 बजे के कार्यक्रम में। हम उसमें आपको आतिशी मार लेना और राघव चड्ढा के बारे में कुछ विशेष बातें बताएंगे। आपको भी बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, एक और आ गया कुछ। एबीपी संदीप चौधरी, लाहौर वाली बात, नॉट जयंत चौधरी। हाँ ठीक है, तो बात सही है, जयंत और नहीं कहेंगे। ओंकार जी को, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम। वंदे मातरम।